Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are doing good. So in this video I'm going to start enzymes unit 3. इससे पहले जो है वो हमने पहले जो वीडियो बनाई है उनमें सेल बायोलॉजी को पहले डिस्कस किया, सेल के ऑर्गेनेलिज, फिर जो है डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के स्ट्रक्चर और फंक्शन को। देन फिर हमने बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वैक्सीज वगैरह को डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। तो इस यूनिट के जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कंटेंट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एंजाइम्स का स्ट्रक्चर, कि एंजाइम्स होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं, फिर इसके डिफरेंट पार्ट यानी एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट, देन को फैक्टर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक आयंस, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, को एंजाइम्स वगैरह, फिर एंजाइम्स एक्शन यानी इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है और लॉक एंड की मॉडल क्या है, ये दोनों। देन एंजाइम्स कैसे जो है स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। फिर हम डिफरेंट एनर्जी जो है ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है जो किसके में रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, इसमें हम ऑप्टिमम टेम्परेचर देखेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम। ऑप्टिमम और एंजाइम्स के लिए जो है ना वो फिर थर्मो जो फिलिक बैक्टीरिया उनके लिए पीएच रेंज देखेंगे। पीएच डिफरेंट एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, पेप्सिन और पेपेन की देखेंगे। देन हम एंजाइम्स का एक्टिव देखेंगे कि किस तरह जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम होती है वो रिएक्शन को एक्सक्यूज मी इफेक्ट करती है। देन फिर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देखेंगे। फिर हम ग्राफ देखेंगे कैसे जो डिफरेंट टेम्परेचर पे एंजाइम्स वर्क करते हैं। देन हम फिर एंजाइमेटिक इनहिबिशन देखेंगे कि एंजाइम्स की कैसे एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। इनहिबिटर्स देखेंगे कौन सी चीज़ें उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करती हैं। इन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स देखेंगे। देन फिर फीडबैक इनहिबिशन और क्लासिफाई करेंगे कि कैसे एंजाइम्स की डिफरेंट क्लासेस हैं। और एंड पे जो है ना वो एंजाइम्स को जिस तरह क्लासिफाई किया जाता है लाइपेज, डिस्टेज और डायस्टेज, अमाइलेज, प्रोटीज वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें बेसिकली इस चैप्टर के स्टार्ट में यही कह रहे हैं कि वो आपने 9th में और 10th में बायोलॉजी में काफ़ी कुछ जो है ना इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो है ना हम सबसे पहले देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन। तो तमाम जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऑल द सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन अ सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। कि एक सेल में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो अब ये रिएक्शन कहता है कि हैव टू बी कैरिड आउट वेरी क्विकली। ये इन रिएक्शंस को क्योंकि बहुत क्विकली होना चाहिए ताकि जो हमें प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करें, जो यूटिलाइज करें हम वेरियस लाइफ एक्टिविटी इन सेल, जिसकी वजह से सेल में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो चलती हैं, इसलिए ये रिएक्शन फास्ट होने चाहिए। अब यहाँ तक थे मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ऑल द केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब हम डेफिनेशन देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं और एंड देयरफॉर दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम। क्या होता है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और खुद उसमें यूज भी नहीं होते। ये एंजाइम की डेफिनेशन है कि एक तो ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, इसीलिए ये एंजाइम्स की जो केमिकल रिएक्शन है उनकी स्पीड, बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं और विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और खुद उसमें कंज्यूम्ड भी नहीं होते। तो अब जो सम कॉमन प्रॉपर्टीज हैं एंजाइम्स की, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो इसकी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा है कि ये केमिकल रिएक्शन को तेज करता है। दूसरा ये कि ये बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में एक रिएक्शन के लिए चाहिए होता है, कि रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर द रिएक्शन। नंबर 3 पे है कि हाईली सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। पीएच और टेम्परेचर के लिहाज से ये बहुत हसास होते हैं, यानी थोड़ी सी ऑप्टिमम पीएच होती है उससे थोड़ी सी ऊपर हो जाए या कम हो जाए तो ये फिर वो प्रॉपर उस तरह फंक्शन नहीं करते। यही बात टेम्परेचर के लिए भी होती है। आइदर हाईली स्पेसिफिक और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक। इतने स्पेसिफिक होते हैं कि एक खास इन रिएक्शन में एक खास एंजाइम ही एक खास चीज़ के लिए होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए खास एंजाइम ही होगा, फिर स्टार्च के लिए वहाँ पे मोर अगर उसको स्पेसिफिक करें तो स्टार्च के लिए खास स्पेसिफिक होगा। कैन वर्क इन विवो, विवो एज वेल एज इन विट्रो। अब विवो क्या होता है कि कुदरती तौर पे जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें, और विट्रो होता है कि किसी आप मीडियम में उनको काम करते हैं, तो कहते हैं दोनों में वर्क कर सकते हैं। सम रिक्वायर को फैक्टर फॉर प्रॉपर एक्टिविटी, कुछ जो पॉइंट्स वगैरह इसके साथ अटैच होते हैं वो भी इसको चाहिए होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी में। लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को भी ये कम करते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, तो ये उसको लोअर करते हैं। ओनली स्पीड अप अ रिएक्शन डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते बल्कि सिर्फ जो है ना उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। यही एंजाइम का फंक्शन है, सिर्फ स्पीड को ये जो है वो इफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है एंजाइम का स्ट्रक्चर। अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक होते हैं राइबो एंजाइम्स,
राइबो एंजाइम्स को छोड़ के बाकी तमाम जो ऑल एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, जो मेड अप होते हैं ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स के। कि राइबो एंजाइम्स को छोड़ के बाकी जितने एंजाइम्स हैं वो सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और बने होते हैं वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स के। अब राइबो एंजाइम्स में क्या फ़र्क है? राइबो एंजाइम किस तरह के होते हैं? जो राइबोसोम्स होते हैं वो ओनली एंजाइम्स हैं जो कंसिस्ट होते हैं ऑफ आरएनए एंड आर फाउंड इन राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स में पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब वो फॉर एग्जांपल कहता है कि जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है इज अ राइबो एंजाइम। जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है वो एक राइबोसोम है विच फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान। तो ये अब डिफरेंस हो गया कि राइबो एंजाइम्स क्या होते हैं और बाकी एंजाइम्स के बारे में वो कह रहा है कि जो बाकी तमाम एंजाइम है वो ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। उनमें वन और मोर पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जबकि जो सिर्फ राइबोसोम्स है वे इनमें आरएनए होता है और ये राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट है जी शेप ऑफ एंजाइम्स एंड कंपोनेंट ऑफ एन एक्टिव साइट। अब शेप ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम जो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस बात कर चुके हैं ऊपर। इनका मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो वो रेंजिंग है फ्रॉम 10,000 टू 1/1 मिलियन। यानी इतना जो है ना इनका वेट होता है 10,000 टू ओवर 1 मिलियन। सच एंजाइम जो है ना वो हैव टर्शरी। जो एंजाइम्स होते हैं इनके पास टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, यानी कैटालिटिक एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो एक लोकेटेड होती है, इसको एक्टिव साइट कहते हैं। कि जो पार्ट एंजाइम्स का जैसे ये है कि वो कैटालिटिक एक्टिविटी में टेक पार्ट करता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट में अब क्या होता है कि इसमें स्पेसिफिक चार्ज बेरिंग होते हैं, कुछ खास किस्म के चार्ज होते हैं। थ्री डायमेंशनल कैविटी होती है और एक थ्री डायमेंशनल कैविटी है, 3 डायमेंशन वाली कैविटी है। तो यही वो कहता है कि पहले तो उसने बताया कि एंजाइम जो होते हैं वो इनका वे अगर देखा जाए तो प्रोटीन है नेचर में और इनका वेट जो है वो 10,000 टू होता है ओवर 1 मिलियन। और अगर इनकी एंजाइम देखें तो ये टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होते हैं। इनकी स्पेशल जो एक साइट होती है जो एक्टिविटी में टेक पार्ट करती है जो पार्ट एंजाइम का, उसको एक्टिव साइट कहते हैं। अब एक्टिव साइट की कुछ खासियत है कि वहाँ पे जो होता है वो चार्ज होते हैं और थ्री डायमेंशनल कैविटी होती है, यानी एंजाइम में खाली जगह होती है। जो सबस्ट्रेट होता है जो इसके साथ रिएक्शन बनाता है, जो इसको ये उस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके उसको कन्वर्ट करता है इनटू प्रोडक्ट्स। सबस्ट्रेट क्या होता है? द रिएक्टेंट्स व्हिच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। कि ऐसी चीज जो जहाँ पे आके लगेगी एक्टिव साइट पे और फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। अब सबस्ट्रेट होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है ना ये अटैच होता है एक्टिव साइट के साथ बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है इनके दरमियान। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में होता है। अब जो एक्टिव साइट है इसमें 3 to 12 यहाँ पे यानी 3 to 12 जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं इन पॉलीपेप्टाइड। जो स्कैटर्ड होते हैं यानी फैले हुए होते हैं पॉलीपेप्टाइड में, बट आर ब्रॉट टुगेदर इन ए पर्टिकुलर फैशन ड्यू टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। फैले हुए होते हैं लेकिन वो कहता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी इनका जो स्ट्रक्चर है वो फोल्ड होने की वजह से इसके जो है ना वो पर्टिकुलर वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह प्रोटीन मॉलिक्यूल, टर्शियरी फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन की वजह से। एक्टिव साइट जो अल्डोलेज के लिए होती है वो कंसिस्ट होती है ग्लाइसिन की। ये जो अल्डोलेज एंजाइम के लिए वो ग्लाइसिन की, हिस्टाडीन की एंड एलानिन अमाइनो एसिड उसमें होते हैं। कि एक्टिव साइट फॉर एल्डोलेज के लिए जो एक्टिव साइट होती है उसमें ग्लाइसिन होती है, हिस्टाडीन होती है, एलानिन होती है और अमाइनो एसिड। इन एक्टिव साइट, अब एक्टिव साइट जो है ना वो कंसिस्ट होती है दो उसके फंक्शन रीजन होते हैं। एक होता है बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है कैटालाइटिक साइट। अब बाइंडिंग क्या होती है? जो बाइंड करने में हेल्प करती है, और कैटालाइटिक वो है जो चीज़ को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं कि बाइंडिंग साइट और जो कैटालाइटिक साइट है वो क्या होती है। सम अमाइनो साइट जो है वो एक्टिव साइट विच मेक्स बॉन्ड विद सबस्ट्रेट कंस्टिट्यूट द बाइंडिंग साइट। अब क्या होता है कि जो बॉन्ड बनाती है, जो एंजाइम की साइट हेल्प करती है टू बॉन्डिंग विद अदर सबस्ट्रेट या फिर सबस्ट्रेट उसको बॉन्डिंग साइट कहते हैं। वाइल द अदर अमाइनो एसिड्स, और कुछ जो अमाइनो एसिड जो करते हैं कन्वर्जन करते हैं सबस्ट्रेट की इनटू प्रोडक्ट, उनको हम जो है वो प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट करते हैं उनको हम कैटालाइसिस कहते हैं, या फिर उनको उस साइट को जो साइट रिकॉग्नाइज करती है उसको हम कैटालाइटिक साइट कहते हैं। अब
शेप जो होती है एक्टिव साइट की वो डिज़ाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के मुताबिक उसको डिज़ाइन किया जाता है कि किस तरह का सबस्ट्रेट के साथ जो है एंजाइम ने बॉन्डिंग करनी है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एक ख़ास सबस्ट्रेट जो होगा वही जो है ना कैन अटैच टू द एक्टिव साइट क्योंकि वो एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है, इसलिए वो स्पेसिफिक कोई आके सबस्ट्रेट ही उसके साथ अटैच होगा। सम टाइम जो होता है कोई बाज़ औक़ात क्या होता है कि रिलेटेड सबसेट कैन आल्सो पॉइंट टू द एक्टिव साइट के एक जैसे जो होते हैं वो रिलेटेड उसके साथ आके पॉइंट हो जाते हैं। अब कुछ कोफ़ैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, जो उसको नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं लेकिन उसको हेल्प करते हैं। अब सम एंजाइम आल्सो रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट वो रिक्वायर करते हैं जिनको कोफ़ैक्टर कहते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अटैच नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल जो सिर्फ़ ना सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अटैचमेंट के लिए, बल्कि वो आल्सो जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं इन कैटालिटिक प्रोसेस। ये दोनों वो में हेल्प करते हैं जो कोफ़ैक्टर होते हैं। एक तो जो कोफ़ैक्टर है उनको अटैच होने में भी या उनको सबस्ट्रेट को अटैच होने में भी हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दूसरा वो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है उसमें भी हेल्प करते हैं। फाइनल शेप जो होती है वो एक्टिव साइट की उसको एक्चुअली एस्टेब्लिश किया जाता है आफ्टर अटैचमेंट ऑफ कोफ़ैक्टर। कोफ़ैक्टर जब उसमें ये जैसे है कोफ़ैक्टर जब उसमें अटैच हो जाएगा तो ये उसकी फाइनल पे जो है वो पूरी एक शक्ल बन जाएगी। आप देखें यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये अटैच होगा, यहाँ पे ये होगा। तो ये प्रॉपर जो है ना वो होती है इसकी एक्टिव साइट। एन एंजाइम अब जो एंजाइम रिक्वायर करता है कोफैक्टर बिकम एक्टिव होने के लिए ओनली इफ द कोफैक्टर इज कंबाइंड विद इट तो वो तभी जो एंजाइम रिक्वायर करता है कोफैक्टर को वो तभी एक्टिव होता है जब इसके साथ कोफैक्टर आके बाइंड होता है कंबाइन होता है। इस एक्टिविटी को होलो एंजाइम कहते हैं यानी एंजाइम्स को उसके जो कोफैक्टर है उसको कलेक्टिवली हम अगर एंजाइम्स विदाउट कोफैक्टर है तो उसको हम एपो एंजाइम कहेंगे और एंजाइम अगर कोफैक्टर उसके साथ बाइंड है तो फिर हम उसको होलो एंजाइम कहेंगे। अब ये डिफरेंस है एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में। होलो एंजाइम ये हो गया कि जब उसके साथ एंजाइम के साथ कोई आके नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर अटैच हो जाता है तो उसको हम होलो एंजाइम कहेंगे। लेकिन अगर इफ द कोफैक्टर इज नॉट अवेलेबल अगर कोफैक्टर नहीं अवेलेबल तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है एंजाइम्स का कैटेगरी वो कैटालिटिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इसको हम एपो एंजाइम कहेंगे। ये जैसे है, ये अब एपो एंजाइम है, ये लेकिन कैटालिटिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसके साथ जो हेल्पर है, जो असिस्ट करती है चीज़ वो नहीं है। तो ये एपो और हेलो एंजाइम में डिफरेंस था। ऑन द अदर हैंड द एंजाइम्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर कोफैक्टर जो एंजाइम जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर नहीं चाहिए होता वो शो करते हैं एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेट्स, वो दोनों स्टेट्स शो करते हैं। अब पेप्सिन जो है वो एग्जांपल है इस एंजाइम की, ये सेक्रेट करता है स्पेसिफिक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है हमारे स्टमक का वो एचसीएल रिलीज करता है, जो एचसीएल इस पेप्सिनोजिन को जो है वो कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, यानी इसकी इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो पेप्सिनोजिन होती है। अब इस स्टेज में अगर देखा जाए तो 8 एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं इन दिस स्टेट। अब इस स्टेट में क्या होता है कि एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट अटैच होते हैं एक्टिव साइट के साथ जो अलाउ नहीं करते बाइंडिंग साइट ऑफ सबस्ट्रेट को, कि डज नॉट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट के सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को हैंस इट रिमेन इनएक्टिव। तो ये इस वजह से इनएक्टिव रहते हैं। किस तरह इनएक्टिव रहते हैं कि इनके साथ कोई एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं जो इस एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं, वो अलाउ नहीं करते जो सबस्ट्रेट है उनको ताकि वो उसके साथ बाइंड हो सकें, इसलिए ये इनएक्टिव है। अब होता क्या है कि जब पेप्सिनोजिन एक्सपोज होता है एचसीएल में, एचसीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमिक एक्टिविटी में गैस्ट्रिक जूस वगैरह में होता है स्टोमिक में एचसीएल, वो एचसीएल क्या करता है कि स्टोमिक जो कैविटी है उसमें पाया जाता है, तो एडिशनल जो पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट होते हैं उनको वो एचसीएल रिमूव कर देता है जिसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं वो एपो एंजाइम से होलो एंजाइम यानी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम पेप्सिनोजिन से ये दोबारा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।